हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले तो यार ये फटाफट से कमेंट करके बता दो कि आपके मिड टर्म एग्जाम्स यानी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम्स कैसे चल रहे हैं या फिर खत्म हो गए, क्या चल रहा है, जरूर से कॉमेंट करके बताना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यू बैच कंटिन्यूअसली हम आपके लिए बना रहे हैं। इसके लेक्चर वीडियोस डिजिटल बोर्ड पे फ्रेश तरीके से बना रहे हैं, जिससे आपकी वीडियो की क्वालिटी भी बढ़ रही है और बेस्ट तरीके से कंसेप्चुअल नॉलेज आप क्लियर कर पा रहे होंगे। लेकिन साथ ही में हमारे सारे पहले के लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड है, सभी चीज प्रेजेंट है, पूरा साइंस सब्जेक्ट, पूरा मैथ सब्जेक्ट एंड पूरा जो आपका SST सब्जेक्ट है, वो सभी चैप्टर्स के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको मिल जाएंगे हमारे इस चैनल पे। बस आप यूट्यूब पे जाके डायरेक्टली सर्च कर सकते हो, सारे वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हो। प्लेलिस्ट सेक्शन को जाके स्क्रॉल कर लेना, आपके फोल्डर्स टाइम स्टैंडर्ड के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से आपको देखने मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो 9th का साइंस सब्जेक्ट की मैं बात करूं तो हम चैप्टर नंबर 9 तक पहुंच चुके थे और ऑलरेडी ये जो चैप्टर है जिसका नाम था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इसको हमने स्टार्ट कर लिया था। तो ऑलरेडी 2 लेक्चर कंप्लीट हो गए। तो आज लेकर आया हूं लेक्चर नंबर 3, जो कि आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का। यानी आज ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, आज कंप्लीट होगा। तो क्विक रिकैप अगर देखें तो फर्स्ट लेक्चर में हमने समझा था कि एनवायरमेंट क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है उसके बीच में डिफरेंस, मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या होता है, कैसे वो काम करता है, कैसे वो अपडेट्स देता है, ये सब चीज हमने देखा था। सेकंड लेक्चर में हमने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में स्टडी किया था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता क्या है, उसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होते हैं, सॉलिड वेस्ट होते हैं, क्लासिफिकेशन, उसके सोर्स होते हैं, ये सब चीज डिटेल में डिस्कस किया था। तो उसी रिलेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रिलेटेड एक टॉपिक हमारा रह गया था, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और उसके आगे के जो भी टॉपिक्स है उसको भी हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। तो फटाफट से आप लोग इस वीडियो को एंड तक देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने पढ़ा था। तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में नेसेसिटी, क्यों जरूरत है कि हमें एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है, हमारे सराउंडिंग को क्लीन रखना है, हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। ठीक है ना, ये सब चीज हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आज का पहला टॉपिक है, 7 प्रिंसिपल ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। यानी ये जो सॉलिड वेस्ट हम करते हैं, हम इंसान ही करते हैं ऑब्वियसली। तो ये सॉलिड वेस्ट को मैनेज जब किया जाता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जब किया जाता है, उसके 7 मेन रूल्स क्या है, क्या प्रिंसिपल से क्या चीज का ध्यान रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आइए डिस्कस करते हैं एक एक करके। आपको मैं बताऊंगा ये चीज। तो सबसे पहले आप देख सकते हो जो कि है रीयूज। अब रीयूज का मतलब क्या होता है? बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं इस दुनिया में जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, लेकिन हम क्या सोचते हैं कि एक बार यूज हो गए तो चलो फेंक दो, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो उस चीज को आप 2 से 3 बार यूज कर सकते हो। यानी अगर कोई ऐसा मटेरियल, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई ऐसा चीज है इस दुनिया में जिसको हम दोबारा से भी यूज कर सकते हैं और हमारा काम हो जाएगा, तो हमें उस चीज को दोबारा यूज करना चाहिए, यानी रीयूज करना चाहिए। दैट इज आफ्टर द यूज मटेरियल शुड बी रीयूज। तो इससे होगा क्या कि जब हम दोबारा यूज करेंगे तो वो नया नहीं बनेगा, और नया नहीं बनेगा तो कहीं ना कहीं हमारा जो एनवायरमेंट में जो हमने एक बार यूज कर दिया और बाद में फेंक दिया, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, इन शॉर्ट हम पोल्यूशन को रोक रहे हैं, और इन शॉर्ट देखा जाए तो हम सॉलिड वेस्ट को रोक रहे हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, कई सारी चीज हम दोबारा यूज कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे पेन्स होते हैं, आपको पता ना, पेन, लिखने वाले पेन होते हैं। जैसे मैं स्टडी की पॉइंट ऑफ व्यू बोलूंगा कि हम क्या करते हैं उस पेन में, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मैं आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, लेकिन एग्जांपल है सेलो ग्रीपर का। मेरा फेवरेट पेन था जब हम लिखते थे, मतलब जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे। अभी तो बहुत कम हो गया है पेन का यूज, लेकिन फिर भी आप लोग तो पेन से ही लिखोगे एग्जाम्स में। तो जो सेलो ग्रीपर होता था उसमें एक रिफिल आता था। तो हम क्या करते थे जब एग्जाम में या फिर कहीं पे भी नोटबुक में जब हम लिखते थे, तो जब उसका इंक खत्म हो जाता था तब उस रिफिल को निकाल के सिर्फ हम लोग फेंकते थे या फिर डंप करते थे। बाकी जो पूरा पेन होता था उसको एज इट इज हम रीयूज कर लेते थे। तो ऐसे कई अनगिनत चीजें हैं, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बहुत सारे पेपर्स हो, ग्लास हो, या फिर कई सारे और पेन रिलेटेड चीजें हो, उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं, जिससे हमारा सॉलिड वेस्ट बचेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है रिफ्यूज। रिफ्यूज मतलब मना करना, कोई ऐसी चीज जो नुकसानदायक है उसको मना कर दो। यानी कि रिफ्यूज द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम प्लास्टिक। हमें कम से कम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करना। आप देखोगे हर चीज के लिए छोटी छोटी थैली पकड़ा देते हैं, है कि नहीं? सब्जी लेने जाओ, एक सब्जी लिया एक थैली, 2 सब्जी लिया दूसरा थैली। ऐसे अगर आप एक दिन में 5 टाइप की सब्जी लेते हो पूरे हफ्ते भर के लिए, मतलब आपने 5 थैली लिए, तो ऐसे पॉपुलेशन कितनी है? 150 करोड़ पॉपुलेशन है और लगभग 50 करोड़ लोग भी ऐसा करते हैं। तो सोचो हम एक दिन में कितना पॉलिथीन यानी प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करते हैं, और बदले में क्या होगा? वो प्लास्टिक बैग का यूज तो होता नहीं है जनरल तौर पर। तो हम क्या करते हैं, सब्जी निकाला प्लास्टिक बैग में से और प्लास्टिक बैग हम फेंक देते हैं। तो इससे क्या होता है? पोल्यूशन बढ़ता है और सॉलिड वेस्ट बढ़ता है। तो ये चीज ना करें। थर्माकोल का कम से कम इस्तेमाल करें, मतलब रिफ्यूज कर देना इस चीजों को। नेक्स्ट है रिसाइकल करना। मतलब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसको हम दोबारा से रिसाइकल करके यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे पेपर आपने लिख लिया, पेपर का काम खत्म। लेकिन जब हम पेपर, जैसे रद्दी में हम पेपर बेचते हैं, तो एक्चुअल में वो रद्दी वाला पेपर कहां जाता है? वो बड़ी बड़ी कंपनी को बेचता है। वो कंपनीज क्या करते हैं? उसको रिसाइकल करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा मेथड है
ग्लास हो गया, पेपर्स हो गया, ऐसे कई और भी चीजें हैं जिसको हम रिसाइकल करके दोबारा से इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो जितना हो सके रिसाइकल भी हमें करना चाहिए। नेक्स्ट है रीथिंक। हमें दोबारा से सोचने की जरूरत है। रीथिंक का मतलब क्या हो गया? दोबारा सोचने की जरूरत है कि हमें हमारी हैबिट्स को चेंज करना है, ऐसे एक्टिविटीज जो नुकसानदायक है एनवायरमेंट के लिए वो चेंज करना है। और उसका परिणाम क्या हो सकता है? हम कचरा तो क्रिएट कर लेते हैं, लेकिन वो कचरा आने वाले 50-100 साल के बाद कितना भयंकर रूप ले लेगा और कितना हमें नुकसान पहुंचाएगा, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, ये सब चीज हमें सोचने की जरूरत है। दैट्स वाई रीथिंक। नेक्स्ट है रिड्यूस करना, यानी कम से कम इस्तेमाल करो चीजों, रिड्यूस कर दो, यानी रिड्यूस द वेस्टेज। हाँ, जितना हम कचरा क्रिएट करते हैं जानबूझ के, जो पॉसिबल हो सके उसको रिड्यूस कर दो। जो इम्पॉसिबल है कि यार ये तो होना ही है कचरा, तो उसको हम कुछ नहीं कर सकते। यूज एंड थ्रो मटेरियल का कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे हम पेन की भी एग्जांपल देते, कुछ ऐसे 2-3 रुपए 5 रुपए वाले पेन आते थे हमारे टाइम पे, 3 रुपए का आता था वो, लिखो फिक्को, लिखो फिक्को नाम था उसका, लिखो और फेंको ऐसा। तो ऐसे बहुत सारे पेन्स आते हैं, उसका इस्तेमाल कम करो, रिफिल वाले पेन्स का इस्तेमाल करो, और ऐसे बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी जिसको अवॉइड करने की जरूरत है। नेक्स्ट है रिसर्च करने की जरूरत है। रिसर्च मतलब क्या हो गया कि भाई हमें कंडक्ट करना चाहिए रिसर्च, ताकि और भी ऐसे नई नई चीजें अडॉप्ट कर सके। प्लास्टिक बैग के जगह पे कुछ दूसरा यूज कर सके। जैसे आज के डेट में मॉल्स वगैरह में आप जाओगे, प्लास्टिक कैरी बैग के जगह पे हमें पेपर का कैरी बैग मिलता है, लेकिन पेपर भी तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता ही है। तो कुछ ऐसा मटेरियल जिसको हम डाल देंगे तो तुरंत डिकम्पोज हो जाए, ऐसा कुछ यूज करना चाहिए। तो पेपर बैग इज वन ऑफ द ग्रेट सॉल्यूशन। अच्छा है, लेकिन उससे भी बेटर सॉल्यूशन कर सकते हैं हम लोग रिसर्च अगर हम करेंगे। रीयूज करना, रिसाइकल करना, ये सब चीज उसमें आ जाता है, उसके लिए रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। ठीक है, कुछ ऐसे रूल्स निकलने चाहिए, कुछ एक्ट निकलने चाहिए, रेगुलेशन निकलना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए, लॉ रूल्स, ठीक है, वेस्ट मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। तो ये सभी चीज इसमें आ जाता है, हमारे 7 प्रिंसिपल्स में आ जाता है। तो आपको कोई पूछेगा व्हाट आर द 7 प्रिंसिपल्स फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, दैट इज दिस 7R। 7R याद रखना, 7R, रीयूज, रिफ्यूज, रिसाइकल, रीथिंक, रिड्यूस, रिसर्च, रेगुलेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस। दिस आर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपको याद रखने। ठीक है, अब इसी से इंस्पायर्ड होकर एक और टॉपिक है हमारा, जो कि है 3R मंत्र। तो 3R मंत्र क्या बोलता है? ये 3R इसमें आते हैं जो कि कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज होता है, जो कि होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। यानी हमें, जैसे मैंने बताया कि आपको कम से कम इस्तेमाल करना है चीजों का, जो यूज है उसका इस्तेमाल करना है, और कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल तो कर रहे हैं लेकिन वापस से उसका यूज अगर किया जा सकता है, जैसे कपड़े हो गए, वो सब एग्जांपल मैंने बताया था, तो जरूर से इसको रीयूज करो। और तीसरा चीज है रिसाइकल, यानी कुछ ऐसे चीज जिसको रिसाइकल किया जा सके तो उसको जरूर से रिसाइकल में भेजो, ताकि ये जो सिस्टम है ये ऐसे चलता रहे। तो 3R ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन इसके अलावा हम आम जनता को भी, हम आम इंसानों को भी कुछ ऐसे हैबिट्स डालने पड़ेंगे ताकि हम हमारा पॉल्यूशन को कम कर सके, और साथ ही में जो सॉलिड वेस्ट हो रहा है वो कम से कम हो, और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम अच्छे से कर पाए। तो क्या है वो चीजें? सबसे पहले अवॉइड द लिटरिंग। अब लिटरिंग का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो शायद कुछ गलत सोच लेंगे। लिटरिंग का मतलब नॉट योर लैट्रिन। ठीक है, लैट्रिन इज डिफरेंट थिंग। जो आप सुबह सुबह वॉशरूम में जाके करते हो, दैट इज नथिंग मतलब लैट्रिन। ठीक है, वो लैट्रिन होता है, ये लिटरिंग होता है। तो लिटरिंग का मतलब होता है कचरा फैलाना, मतलब आपको अवॉइड करना है कचरा फैलाने। लोगों की आदत होती है, चॉकलेट खाया, उसका रैपर लिया, फेंक दिया, चिप्स खाया, मस्त खाया, रास्ते में चल रहे चिप्स का पैकेट फेंक दिया। कोई भी चीज हम अक्सर देखते हैं, ये तो बहुत हो रहा है, आज भी हो रहा है, पहले भी तो बहुत होता था। ठीक है, तो आपको इस चीज को अवॉइड करना है। मतलब आपको क्या करना है? आपको डस्टबिन का इस्तेमाल करना है। अगर आप ऐसा चीज खाते भी हो तो डस्टबिन का इस्तेमाल करो। वो कूड़े कचरा जो भी आप यूज, मतलब जो चीज है आपके पास, छिलका है, रैपर है, उसको प्रॉपर डस्टबिन में जाओ डालो, ताकि वो प्रॉपर तरीके से डिस्पोज हो सके और प्रॉपर तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन एक और मुद्दा ये भी होता है कि जो चॉकलेट के रैपर्स होते हैं, चिप्स होते हैं, इसका कुछ ऐसा सॉल्यूशन में भी साइंटिस्ट लोग या फिर इंजीनियर्स लोग ढूंढेंगे कि हम प्लास्टिक के जगह पे कुछ और ऐसा चीज वहां पे स्टोर करने के लिए या फिर पैकेट के तौर पे हम यूज कर सके। ये चीज हमको सोचना पड़ेगा। अवॉइड द प्लास्टिक बैग्स, जैसा मैंने बोला प्लास्टिक बैग्स का कम से कम इस्तेमाल करो, अवॉइड करो। फिर रीयूज द ग्रीटिंग कार्ड्स, गिफ्ट पेपर्स ऐसे होते हैं जो हम लोग एक बार यूज करें बाद में फेंक देते हैं। गिफ्ट आया, गिफ्ट पैकेट खोला, जो इंपॉर्टेंट गिफ्ट मटेरियल उसको रख लिया, जो छिलका है उसका, जो गिफ्ट का पैकेज है, कवर होता है ना, गिफ्ट कवर पेज होता है जो प्लास्टिक का, उसको हम फेंक देते हैं। तो क्यों फेंकना? उसका हम लोग वापस से अगर एक ऐसा हाथ से करेंगे तो वो सीधा हो जाता है, तो उसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं गिफ्ट पेपर को। तो इस तरीके से खोलना होता है। अवॉइड द टिश्यू पेपर। हम क्या करते हैं यूजुअली, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने जेब में टिश्यू पेपर लेके घूमते हैं, या फिर अपने पर्स में, खासकर लड़कियां टिश्यू पेपर लेके घूमते हैं। गर्मी हुआ, पसीना पोछा, मेकअप पोछा, फेंक दिया। तो आप सोचो ऐसे कितनी लड़कियां हैं, कितने लोग ऐसा करेंगे तो कितना टिश्यू पेपर जमा हो जाएगा। तो है तो पेपर, डिस्पोज होने में टाइम लगता है भाई, और रीयूज नहीं हो पाएगा वो चीज। रिसाइकल भले ही हो जाए लेकिन रीयूज नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज सोचना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका उपाय क्या है कि आप
उस टिश्यू पेपर के जगह पे आप हैंडकरचीफ इस्तेमाल करो। हैंडकरचीफ क्या है सबके, अभी मेरे को आप पूछोगे तो मैं पिछले 28 ईयर मेरा एज हो गया, तो 28 ईयर से, मतलब बचपन का याद नहीं है मेरे को 5 साल के पहले क्या हुआ था, लेकिन जब से मेरे को याद है चीजें, मैं तब से हैंडकरचीफ रोज लेके घूमता हूं, ताकि मुझे पसीना हो तो मैं खुद का पसीना खुद अपने हैंडकरचीफ से पोंछ पाऊं, हाथ पोंछ पाऊं, ठीक है, जिससे चीजें ना बिगड़े। नेक्स्ट है यूज रिचार्जेबल बैटरीज। बहुत सारे बैटरीज ऐसे आते हैं जिसको हम वापस से रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल के अंदर बैटरी रिचार्ज कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लीड वाले बैटरीज आते हैं जो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स में लगे होते हैं, उसको एक बार खत्म हुआ तो फेंक देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, वो कचरे में ही जा रहा है, यानी सॉलिड वेस्ट क्रिएट कर रहा है, तो वो कम से कम इस्तेमाल होना चाहिए। एंड अवॉइड द यूज एंड थ्रो टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने यहां पे भी बताया कि हमें यूज एंड थ्रो टाइप के ऑब्जेक्ट्स को कम से कम इस्तेमाल करना है या फिर इसको अवॉइड ही करना है। समझ में आया? तो ये कुछ ऐसे हैबिट्स है जो हमें भी डालने पड़ेंगे, तब जाके हम सॉलिड वेस्ट को कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और आप में ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को बहुत अच्छी तरीके से अंजाम दे सकते हैं। समझ में आ गया? क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दैट इज पीरियड रिक्वायरमेंट फॉर डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट। जैसे मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि हम जो कचरा करते हैं, चाहे वो प्लास्टिक हो, पेज हो या फिर कोई अदर मटेरियल हो, उसको एक्चुअल में डिकम्पोज होने में यानी डिग्रेड होने में, पूरा खत्म होने में कितना साल लग जाता है, फिर कितना समय लग जाता है, तो ये हम देखते हैं, नजर डालते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप देखोगे तो बनाना पीलिंग्स, यानी अगर आप केला खाते हो, केले का छिलका फेंक देते हो सड़क पे या फिर कहीं पे भी, तो उसको लगभग 3 से 4 हफ्ते, मतलब लगभग 1 महीने के बराबर समय लगेगा, तब जाके वो गायब होगा वहां से, यानी डिग्रेड हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लॉथ बैग, यानी कपड़े का बैग। बैग होता है ना कपड़े से बना हुआ, जैसे आप डी मार्ट वगैरह जाते होंगे तो कपड़े का बैग मिलता है, ठीक है, जिसमें आप सामान रखते हो, तो कपड़े का बैग अगर उसको फेंक दिया जाए तो डिकम्पोज होने में उसको 1 महीना लग सकता है। नेक्स्ट है रैग्स। रैग्स मतलब वो गोनी टाइप की नहीं होती है क्या, उस टाइप की चीजों को डिकम्पोज होने में 5 महीने लगते हैं। वुलन सॉक्स, जो आप मोजा पहनते हो ना, सॉक्स, जूते के अंदर जो सॉक्स पहना जाता है, उसको डिकम्पोज होने में 1 साल लग जाता है। सोचो, लकड़े को अगर मान लो लकड़ा फेंक दिया है, कुछ काम का नहीं है, सड़ रहा है, तो उसको 10 से 15 साल लग जाएगा, तब जाके डिकम्पोज हो जाएगा। लेदर के शूज, हम क्या करते हैं, एक बार शूज पहना, थोड़ा भी गंदगी लग गया, थोड़ा भी साइड से अगर थोड़ा निकल रहा है कहीं से, तो फेंक देते हैं, बहुत पैसा है हमारे पास, हम तो फिर से ले लेंगे, पप्पा मुझे वापस शूज चाहिए। भाई उसको हम बचपन में तो हम चिपका चिपका के पहनते थे, जब तक उसका वर्स्ट कंडीशन नहीं होता, तो हम तो ऐसे पहनते थे हमारे बचपन में। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये लेदर शूज जो है, इसको अगर आप फेंक रहे हो कहीं ना कहीं, तो 40 से 50 साल लग जाएंगे, तब जाके डिकम्पोज हो जाएगा। टिन कैन, हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कुछ लोग अल्कोहल पीते हैं टिन में, पता है ना, टिन्स आते हैं जो कैंस होते हैं, टिन कैंस, अगर उसको हम पी के फेंक रहे हैं टिन को, तो वो किससे बना है, मेटल से बना है, खासकर एल्यूमिनियम जैसे मेटल से, तो उसको डिकम्पोज होने में 50 से लेकर 100 साल लग सकता है। सोचो, इमेजिन करो, एल्यूमिनियम का कैन, ये देखो, ये तो टिन का कैन है, जो टिन के मेटल से बनता है, वैसे एल्यूमिनियम से जो बनता हुआ कैन है उसको तो 250 साल लग जाएंगे भाई, सोचो, इमेजिन करो। फिर प्लास्टिक बैग, कुछ ऐसे प्लास्टिक थैली वैली जिसको हम बोलते हैं, उसको तो 10 लाख साल लग जाएंगे। मतलब सोचो, आप थैली फेंक रहे हो डेली यूज करके, तो वो थैली क्यों बैन किया था गवर्नमेंट बीच में, अभी तो वापस चालू हो गया, लेकिन गवर्नमेंट ने बीच में बैन कर दिया था थैली। अब क्यों चल रहा है थैली, क्योंकि भाई उनको भी पता और हमको भी पता है कि ऐसे आने वाले 50-100 साल अगर ऐसी थैली चलता रहा ना, तो एक हमारा जो अर्थ है ना, उसमें इतना थैली इकट्ठा हो जाएगा कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, और उसको 10 लाख साल लगेगा पूरा खत्म होने में। सोचो, थर्मोकॉल या फिर स्टाइरोफोम जिसको बोलते हैं, उससे कप्स बनते हैं और बहुत सारे प्लेट्स बनते हैं आज के डेट में, तो उसका भी इस्तेमाल कम करना, क्योंकि अगर फेंक दिया जा रहा है और हम सोच रहे हैं कि वो डिकम्पोज या फिर डिग्रेड हो जाएगा, गल जाएगा, तो भाई वो डिकम्पोज होने में कितना समय लगेगा वो किसी को नहीं पता, यानी इनफाइनाइट ड्यूरेशन, मतलब 10 लाख 10 करोड़ साल भी लग सकता है। सोचो, ऐसा इमेजिन करो। ठीक है, तो ये बहुत सेंसिटिव थिंग है, सेंसिटिव चीज है, इसको हमें सोचना पड़ेगा, अगर हम जैसे लोग नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा। समझ में आ रहा है? चलिए अगले टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, जो कि है डिजास्टर मैनेजमेंट। अब ये डिजास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट की जब भी हम बात करते हैं तो ये होता है एक्शन इंप्लीमेंटेड थ्रू द प्रॉपर प्लानिंग, एक्टिविटी एंड कोऑर्डिनेशन। जैसे हमको पता है कोई भी डिजास्टर आता है, चाहे वो भूकंप आया, सुनामी आया, अर्थक्वेक जैसे हम बात करते हैं, वोल्केनो फटा या फिर फ्लड आया, तो हम कभी भी उस डिजास्टर को मैनेज करने के लिए कुछ कार्य करते हैं, एक्टिविटी करते हैं या फिर कुछ प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, तो उसको एक कहा जाता है डिजास्टर मैनेज करना, डिजास्टर मैनेज करना। लेकिन उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज ध्यान में रखनी होती है, जैसे कि पहला है प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस एंड डेंजर, यानी अगर कुछ नुकसान हो रहा है, जो लॉस हुआ है या फिर जो खतरा है, उसको प्रिवेंट करना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है। दूसरा है इंप्रूविंग द टॉलरेंस, जितना हो सके टॉलरेंस को इंप्रूव करो। तीसरा है प्रोवाइडिंग रिलीफ फ्रॉम डिजास्टर, यानी डिजास्टर से कितना खतरा हुआ, कितना जान गया या फिर कितना बोलते हैं ना कि चीजों के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर मिनिमाइजिंग द इंटेंसिटी एंड एक्सटेंट ऑफ हार्म, जितने भी लोगों, समझ लो अर्थक्वेक आया, बिल्डिंग के नीचे लोग दबे हुए, तो यार लोगों को उठा के निकालना ये बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, क्योंकि अभी उसको आप ऐसे ही छोड़ दो, डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं होगा मान लो वहां पे,
तो क्या हो जाएगा, जितने लोग मलबे के नीचे दबे हुए हैं, किसी को भूख लगा है, पानी प्यास लगी, चोट लगा है, खून बह रहा है, फर्स्ट एड की जरूरत है, तो ये सब चीज नहीं मिलने से जितने लोग मरने चाहिए था उससे भी ज्यादा लोग मर जाएंगे। तो ये चीज हमें सोचना पड़ेगा। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर हम बोलते हैं ना। चौथा है प्रिपरेशन टू फेस द डिजास्टर। अगर कोई डिजास्टर का पता हमें पहले ही चल गया कि आने वाला है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने वार्निंग दे दिया कि भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाला है, तो हम उसके लिए तैयार हो जाएंगे, तो कम खतरा होगा हमको। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट है इमीडिएट एक्शन इन द डिजास्टर सिचुएशन, यानी कुछ डिजास्टर आ रहा है, अर्थक्वेक आ रहा है, तो हमें इमीडिएट एक्शन लेना है। जैसे मान लो अर्थक्वेक आ गया तो हम फटाफट से कोई लकड़े का बहुत मोटा टेबल है उसके अंदर छुप गए जाके, ताकि हमारा सर के ऊपर कोई बड़ा बिल्डिंग का टुकड़ा ना गिर जाए और हम मर ना जाए। तो ये चीज हम तुरंत कर सकते हैं, तो सडन एक्शन लेना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है असेसमेंट ऑफ डैमेजेस एंड इंटेंसिटी ऑफ द डिजास्टर। हमें डिजास्टर होने के बाद उसका कितना इंटेंसिटी से आए, कितना भयंकर आए, कितने लोग इंजर्ड है, क्या है, किसको किसकी क्या जरूरत है, मेडिसिन सप्लाई, ब्लड सप्लाई, हॉस्पिटैलिटी सर्विस, ये सब चीज की क्या जरूरत है, डैमेज को एक्सेस करना, ये भी एक बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट चीज माना जाता है। नेक्स्ट है अरेंजिंग फॉर द रेस्क्यू वर्क, यानी कि लोगों को बचाना, रेस्क्यू करना, बोलते हैं ना रेस्क्यू ऑपरेशन, तो रेस्क्यू करना इज वेरी चैलेंजिंग जॉब एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन एंड रिबिल्डिंग, यानी कि लोग जब इंजर्ड हो गए तो उनको वापस से शिफ्ट करना कहीं सेफ जगह पे, रिहैबिलिटेट करना, और उसको मान लो जो भी डैमेज हुआ है उसको रिबिल्ड करना, बिल्डिंग्स को वापस से बनाना, बाकी चीजों को, इंफ्रास्ट्रक्चर को वापस से डेवलप करना, ये सब किसके अंदर आ जाता है, ये सब एक्टिविटीज के अंदर आ जाता है, जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट का ही एक हिस्सा माना जाता है। समझ में आ गया, क्लियर है, ओके आगे बढ़ जाते हैं। और भी टॉपिक्स है हमारे। तो अगला टॉपिक है फर्स्ट एड टू डिजास्टर विक्टिम। जैसे मैंने बोला कि कुछ डिजास्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें मलबे में कुछ लोग फंस जाते हैं, कहीं किसी को चोट लग गया, खून निकल रहा है, क्या लग गया है, तो उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन फर्स्ट एड प्रोवाइड करना क्या होता है, दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्स्ट एड इज टू प्रिवेंशन ऑफ डेथ, यानी कि किसी की डेथ ना हो जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो किसी का ब्लड निकल रहा है तो हम ब्लड जहां से कटा हुआ है पट्टी बांध सकते हैं जिससे ज्यादा खून ना बहे और डेथ ना हो। सर पे चोट लगा है, प्रॉपर मेडिसिन की जरूरत है, दर्द हो रहा है, हम पेन किलर दे रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो हम क्या करते हैं एज ए फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मतलब होता है पहला उपचार। फर्स्ट एड मतलब पहला उपचार, यानी हम क्या कर रहे हैं उपचार के तौर पे, हमसे जो पॉसिबल है हम एज ए ग्राउंड लेवल पे बेसिस के तौर पे हम दे पा रहे हैं। उसके बाद भले ही हॉस्पिटलाइज करने की नौबत आ जाए, लेकिन स्टार्टिंग में हम क्या कर पा रहे हैं, दैट प्रोसेस, दैट रिहैबिलिटेशन इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट एड। तो उसमें तीन चीज आ जाता है, दैट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के बेसिक प्रिंसिपल में तीन चीज आता है, लाइफ और रेस्क्यूसिटेशन के अंदर तीन चीज आ जाता है जिसको कहा जाता है एबीसी। अब ये एबीसी आप कैसे याद रखोगे, पहला है ए यानी एयरवे, दूसरा है बी यानी ब्रीथिंग, और तीसरा है सी यानी सर्कुलेशन। अब ये होता क्या है इसको समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको लाइफ में कभी भी काम आ सकता है। देखो तो पहला है ए को बोला जाता है एयरवे। तो इफ द विक्टिम हैज डिफिकल्टी ब्रीथिंग, मान लो कुछ चोट लग गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है यार, दबा हुआ है, कुछ ऐसा हो रहा है, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो द हेड शुड बी हेल्ड इन अ बैकवर्ड स्लोपिंग पोजीशन, यानी कि जो हेड है उसको, मतलब इंसान सो रहा होगा तो हेड थोड़ा सा ऊपर की तरफ यानी पीछे बैक की तरफ ऐसा हो, ताकि ऑक्सीजन का जो इनटेक है वो नोज के थ्रू डायरेक्टली हो सके। तो इस प्रकार से वो सुला हुआ रहेगा, तब जाके उसको वो ऑक्सीजन बहुत अच्छी से आ सकती है। तो इस पोजीशन में आप कर सकते हो, मतलब चिन शुड बी रेज, चिन थोड़ा, जैसे हम लोग सोते हैं तो ऐसा सोते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, हमारा मतलब ये होता है, प्लेन होता है, ठीक है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उस इंसान का जो मुंडी है थोड़ा सा बैकवर्ड की तरफ लेके जाए, ताकि उसका चिन ऊपर उठ जाए और नोज ऊपर की तरफ जाए, जिससे ऑक्सीजन का सप्लाई जा सके, जिससे क्या होगा, उसको रेस्पिरेटरी पैसेज में ओपन होने की संभावना रहेगी और ऑक्सीजन का फ्लो अच्छा रहेगा, जिससे उसको एयरवे यानी हवा मिलता रहेगा। नेक्स्ट ब्रीदिंग, बी फॉर ब्रीदिंग। तो अगर मान लो किसी का ब्रीदिंग स्टॉप हो गया, मतलब ब्रीदिंग ही नहीं, सांस ही नहीं ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, तो विक्टिम शुड बी गिवन आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन मतलब आपको पता है ना, एक ऑक्सीजन सिलेंडर मास्क ऐसा पहना देते हैं ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके। तो अगर ब्रीदिंग ही नहीं ले रहा है इंसान, तो उसको आप ऐसा ऑक्सीजन सिलेंडर वेंटिलेशन पे रख सकते हैं, दैट इज द ऑक्सीजन प्रोवाइड करना। और अगर उस चीज का सुविधा नहीं है वहां पे, तो आप क्या कर सकते हो, माउथ टू माउथ भी दे सकते हो, इसको बोला जाता है माउथ टू माउथ रेस्क्यूसिटेशन। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, किसी की जान आप बचा सकते हो या फिर आपकी जान कोई बचा सकता है, ये चीज ध्यान में रखना। तो मान लो कि ऑक्सीजन सप्लाई आप नहीं ले पा रहे हो, मतलब सांस लेना आपने बंद कर दिया, चोट लग गई है बहुत ज्यादा, सांस नहीं ले पा रहे हो, तो कोई भी ऐसा व्यक्ति है तो उसको आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास आर्टिफिशियल वेंटिलेशन नहीं है, मतलब ऑक्सीजन सप्लाई आप किसी सिलेंडर के माध्यम से ऑक्सीजन मास्क लगा के नहीं दे पा रहे हो, तो आप अपने मुंह से उसका मुंह, ठीक है, उसका मुंह और उसके आपके मुंह को चिपका के, जैसे आपने फिल्मों में देखा होगा, आप अपना ऑक्सीजन उनके मुंह में फूंक सकते हो, जिससे ऑक्सीजन उसके अंदर जाएगा, तो हो सकता है उसकी ब्रीदिंग वापस से पकड़ ले और ब्रीदिंग फिर से स्टार्ट हो जाए, आप किसी की जान बचा सकते। और तीसरा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज द सर्कुलेशन पार्ट, यानी कि अगर कोई विक्टिम ऐसा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको चोट इतना खतरनाक लग गया कि वो अनकॉन्शियस हो गया यानी बेहोश हो गया, एंड आप माउथ टू माउथ भी दे रहे हो यानी मुंह से ऑक्सीजन भी दे रहे हो, ठीक है,
वो टाइम पे अगर ऐसा होता है कि हार्ट बीट भी बहुत कम हो गई या फिर ना के बराबर हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, उसके हार्ट को प्रेस कर सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवी में, एक शिवाजी द बॉस मूवी था, उसमें भी वो डॉक्टर रजनीकांत शिवाजी बॉस को ऐसे करता है, देखा है आपने, देखा? तो वो उसको ऐसे हार्ट के यहां पे उसको जेंटल प्रेस दिया जाता है, ताकि जो चेस्ट रीजन है वो मतलब हार्ट के ऊपर प्रेशर मार के सर्कुलेशन ऑन कर सके। तो यहां पे क्या होता है कि ये जो एक्शंस होते हैं ये रिपीट किया जाता है बार बार, अबाउट 15 मिनट, 15 मिनट तक आप ऐसे कर सकते हो। और ये जो प्रोसेस होता है इसको कहा जाता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन, जिसको इन शॉर्ट बहुत फेमस नाम से जाना जाता है, जिसको बोला जाता है सीपीआर। तो हम डॉक्टर, वो आपने सुना होगा मूवी में, डॉक्टर बोलता है इसको सीपीआर देने की जरूरत है। तो सीपीआर इज नथिंग बट एट द सेम टाइम आप मुंह से उसको ऑक्सीजन दे रहे हो, यानी उसको ऑक्सीजन मिल सके, जिसको बोला जाता है माउथ टू माउथ रेस्क्यूसिटेशन। आप माउथ टू माउथ भी दे रहे हो और एट द सेम टाइम आप उसके चेस्ट पे हाथ रख के अपने दोनों हाथ से थोड़ा सा प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, ताकि हार्ट का जो ब्लड सर्कुलेशन का जो काम है, उसका हार्ट क्या करता है, ब्लड सर्कुलेशन करता है, धक 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 करके ना, ये जो करता है वो चालू हो सके। तो एक बार जब आप ऑक्सीजन दे रहे हो और हार्ट प्रेस कर रहे हो, जिसको बोला जाता है कार्डियो पल्मोनरी रेस्क्यूसिटेशन सीपीआर, उसके वजह से हो सकता है वो इंसान जो है फिर से उसकी हार्ट बीट वापस आ जाए और दिल धड़कने लगे, ऑक्सीजन फिर से मिलने लगे और इस तरीके से उसकी जान बच सकती है। मतलब कोई मरा हुआ इंसान, टेम्पररी मरा हुआ इंसान भी आप उसको जिंदा कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एंड इट हेल्प्स टू ब्रिंग द सर्कुलेशन बैक टू द नॉर्मल। इससे आपका जो भी विक्टिम होगा उसका ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल पे आ सकता है। समझ में आ गया? तो ये जो एबीसी टेक्निक है, एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ये एबीसी टेक्निक आपको माइंड में रखना है। जिंदगी में आप किसी की जान ऐसे बचा सकते हो, ये चीज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक एंड लास्ट टॉपिक, दैट इज नथिंग बट द, क्या होता है अगर मान लो किसी को इंजरीज हो जाती है, जैसे कि कुछ चोट लग गया, स्प्रेन हो गया, स्प्रेन मतलब पता है ना, चोट लग गया, जैसे जख्म बन जाता है या फिर खिंचाव आ जाता है चमड़ी में, मतलब बोलते हैं ना मसल्स रप्चर हो जाते हैं, ट्विस्टिंग हो गया या फिर कंट्यूशन हो गया, तो राइस ट्रीटमेंट दिया जाता है। राइस मतलब क्या होता है, खाने वाला चावल की बात नहीं होती। राइस ट्रीटमेंट मतलब होता है, पहला है रेस्ट, आर फॉर रेस्ट, तो अलाउ द विक्टिम टू सिट इन ए रिलैक्स पोजीशन, उस विक्टिम को, उस पेशेंट को रिलैक्स पोजीशन में बिठाना है, उसको रेस्ट करने देना है, तो उसको बोलते हैं राइस, सॉरी रेस्ट, आर। नेक्स्ट है आई, आई मतलब आइस होता है, RICE, तो आर मतलब रेस्ट, आई मतलब आइस, जिसमें आइस पैक लगाया जाता है जहां पे भी उसको चोट लगा है, मान लो मसल डैमेज हो गया तो उसके ऊपर बर्फ सिकाई कर सकते हो, जिससे नॉर्मल उसको थोड़ा सा रिलीफ मिल सके। नेक्स्ट है कंप्रेशन, C फॉर कंप्रेशन, आफ्टर द आइस पैक ट्रीटमेंट द इंजर्ड पार्ट शुड बी मसाज्ड जेंटली, यानी जिसको स्प्रेन हुआ है, चोट लगा है, तो जहां पे आपने आइस लगाया वहां पे आसपास उसको थोड़ा सा आप मसाज, हल्का हल्का जेंटल मसाज दे सकते हो, कंप्रेशन मिलेगा वहां पे। एंड नेक्स्ट है एलिवेट, E फॉर एलिवेट, द इंजर्ड पार्ट शुड बी केप्ट इन ए रेज एलिवेटेड पोजीशन, मतलब कोई इंजर्ड पार्ट है जिसमें से ब्लड निकल रहा है, तो आप उसको इस तरीके से उठा के रखो ताकि ब्लड ना निकले और वो बैक टू द बॉडी चला जाए। तो इस तरीके से आप ये ट्रीटमेंट अप्लाई कर सकते हो। राइस ट्रीटमेंट कहा जाता है इंजर्ड पेशेंट को जिसको ये सब चीजें हुई है। क्लियर, समझ में आ गया दोस्तों? बस यही था हमारा टॉपिक। इस तरीके से हमने सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर के जो है कंप्लीट कर दिए हैं। बाकी और भी चीजें आप देख सकते हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन आपके सिलेबस में, बुक्स में दिए हुए, तो आप वहां पे एक बार नजर मार लेना, वो सब चीजें एग्जाम में आ सकती है बाई चांस, तो आप जरूर से इसको कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया? तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसी के साथ ये चैप्टर जो है हमारा, जिसका नाम था एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये होता है कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी चैप्टर्स के लगातार लेक्चर वीडियोस हम लाते रहेंगे हमारे न्यू बैच में, लेकिन हमारे पहले के लेक्चर वीडियोस ऑलरेडी पूरा सिलेबस प्रेजेंट है, तो आप हमारे पहले के वीडियोस भी देखते रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, ये चैप्टर आपको कैसा लगा जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।